अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर एंजाइम के जो एमडीकेट के पास पेपर्स हैं, सिंध एमडीकेट के जितने भी पास पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कैटलिस्ट। कह रहा है कि सारे कैटलिस्ट जो होते हैं, सारे एंजाइम होते हैं, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब सबके अंदर कॉमन फीचर कौन सा होता है। उसके अंदर हमें ऑप्शन के अंदर कह रहा है दे आर ब्रोकन डाउन इन अ रिएक्शन। तो हमारे पास एंजाइम्स कभी भी रिएक्शन के अंदर ब्रोकन डाउन नहीं होते सारे। उसके बाद कह रहा है तो ये हमारे पास गलत होगा। उसके बाद कह रहा है दे आर मेड ऑफ प्रोटीन। सही है, प्रोटीन से तो बने हुए होते हैं पर सारे बने हुए नहीं होते, तो ये कॉमन नहीं है सारे एंजाइम के लिए चीज़। उसके बाद कह रहा है दे आर नॉट चेंज बाय द रिएक्शन। ये सब एंजाइम के लिए कॉमन है कि सारे एंजाइम रिएक्शन के दौरान हमारे पास चेंज नहीं होते रिएक्शन की वजह से। सही है। तो उसके बाद डी में कह रहा है दे कैन नॉट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे पास ये भी गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज सारे एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा सी ऑप्शन। कह रहा है दे आर नॉट चेंज बाय द रिएक्शन, ये रिएक्शन से चेंज नहीं होते। उसके बाद कह रहा है द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर। कह रहा है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक नेचर होती है एंजाइम्स की, वो उनकी कौन सी चीज़ होती है इनमें से जिसकी वजह से होती है। देखिए हमारे पास जो एंजाइम होता है उसकी जो स्पेसिफिक नेचर होती है या स्पेसिफिसिटी होती है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए हमारे पास जो एंजाइम होता है, सही है, वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होते हैं उनके ऊपर ही एक्ट करता है। सही है, उन्हीं को कैटलाइज करता है। तो अगर ऑप्शंस को देखें तो पहले ऑप्शन में कह रहा है हाई मॉलिक्यूलर वेट। देखिए हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट की वजह से वो स्पेसिफिक नेचर नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद कह रहा है पीएच सेंसिटिविटी। तो पीएच सेंसिटिव एंजाइम होते हैं पर उसकी वजह से उनकी स्पेसिफिक नेचर नहीं होती, इस प्रॉपर्टी की वजह से। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पर उस प्रॉपर्टी की वजह से उनकी नेचर स्पेसिफिक नहीं होती। डी में लिखा हुआ है सरफेस कॉन्फिगरेशन। अब ये जो सरफेस कॉन्फिगरेशन वाला टर्म यूज़ हुआ है, ये उसकी जो हमारे पास पूरी जो ज्योमेट्रिक शेप है एंजाइम की, जो उसकी एक्टिव साइट की शेप होती है वगैरह, सबको इंडिकेट करता है सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सरफेस कॉन्फ़िगरेशन होती है हर एंजाइम की पर्टिकुलर, हर एंजाइम की मखसूस होती है। इसी वजह से एंजाइम्स क्या होते हैं, अपने एक्शन के अंदर स्पेसिफिक होते हैं। सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद कह रहा है इफ़ टेम्परेचर इज़ रिड्यूस टू नियर और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एंजाइम्स बिकम। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को हम, जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब कि 0 डिग्री सी है, सही है, तो बिल्कुल हम 0 डिग्री सी कर दें, सही है, या उससे भी कम कर दें, तो हमारे पास एंजाइम्स क्या होंगे। ऑप्शन के अंदर कह रहा है डीनेचर होंगे, रीनेचर, डॉर्मेंट या एक्टिवेट। देखिए हमारे पास जो हर एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अगर उस टेम्परेचर से हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास एंजाइम की डीनेचुरेशन होगी। सही है, अगर 100 तक हम ले जाएंगे तो हमारे पास बिल्कुल कंप्लीटली डीनेचर हो जाएंगे। जैसे बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी और 100 पे बिल्कुल डीनेचर हो जाएंगे। अगर हम कम करेंगे उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से तो एक्टिविटी कम होती जाएगी, और जब 0 तक हम आएंगे, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट जिसका ये बोल रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास एंजाइम डीनेचर नहीं होंगे, बल्कि उनकी एक्टिविटी मिनिमम हो जाएगी। मतलब कि उनकी एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, पर वो हमारे पास डीनेचर या डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो इसमें जो डीनेचुरेशन वाला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि डीनेचर नहीं होंगे। रीनेचर ये भी गलत है। डॉर्मेंट, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, के डॉर्मेंट हो जाएंगे, मतलब इनकी एक्टिविटी जो होगी ना, सही है, वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। उसके बाद हमें कह रहा है कि व्हेन प्रोस्थेटिक ग्रुप ज्वाइंस द एंजाइम इट फॉर्म्स। कह रहा है सब प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि हमारे पास एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, सही है, वो एंजाइम के साथ ज्वाइन होता है तो क्या बनता है। मतलब कि वो एंजाइम जिसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्चुअली होलो एंजाइम, मतलब जिसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट या प्रोस्थेटिक ग्रुप हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, होलो एंजाइम, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी शामिल होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी शामिल होता है। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए के अंदर कह रहा है टेम्परेचर, पीएच। उसके बाद कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रेडिएशन। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट। उसके बाद हमें कह रहा है एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कोई एंजाइम होता है, सही है, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है। ऑप्शंस के अंदर कह रहा है कि बाय एडिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। वो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स ऐड करता है, मतलब जो एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन के लिए वो देता है। तो ये देता नहीं है, एंजाइम ऐड नहीं करता एनर्जी। बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। मतलब जो रिएक्शन होता है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें एडिशनली देनी पड़ती है, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, उसके अमाउंट को ये लो कर देता है। सही है, इसीलिए रिएक्शन का स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। उसके बाद कह रहा है सम एंजाइम्स रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल टू बिहेव कैटालाइटिकली।
एन एंजाइम डिवाइड ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। कह रहा है कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, सही है, जिनके अंदर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, सही है, नॉन प्रोटीन पार्ट की प्रेजेंस लाजमी होती है ताकि वो कैटालिटिकली बिहेव कर सके, मतलब कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उनकी, सही है, जो रिएक्शन को स्पीड अप करने की एबिलिटी है वो परफॉर्म करने के लिए उन्हें नॉन प्रोटीन पार्ट ज़रूरी होता है उनके लिए, सही है। तो जिस एंजाइम में वो पार्ट नहीं है, वो मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे। अब देखिए वो जो एंजाइम होते हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट होता है सबसे पहले, उनको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम कहते हैं। तो उनके अंदर एक प्रोटीन पार्ट होता है, दूसरा हमारे पास होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जो हमारे पास प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो अगर हम इससे प्रोस्थेटिक ग्रुप या जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे तो बाकी प्रोटीन पार्ट बचेगा और उस प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एपो एंजाइम। उसके बाद हमें कह रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट एंजाइम्स। इनमें ये फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है एंजाइम्स के बारे में है, तो हमें बताना है कि कौन सी सही है। पहले में कह रहा है दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, तो बिल्कुल सही है, एंजाइम हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्लोबुलर प्रोटीन ही होते हैं। उसके बाद कह रहा है दे कैन बी इनहेबिटेड बाय द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, या दे कैन बी इनहेबिटेड बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इनको इनहिबिट कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। दे आर फॉर्म्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कह रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बनते हैं। देखिए हमारे पास एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं, राइबोसोम्स में बनते हैं, राइबोसोम्स ही प्रोटीन की फैक्ट्रीज होती हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं बनते। उसके बाद कह रहा है कि दे आर ओनली फाउंड अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल, कह रहा है कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही अटैच होते हैं, बाकी कहीं पे नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन से अटैच भी होते हैं काफ़ी एंजाइम्स, पर दूसरी सेल की लोकेशंस होती हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं, सही है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है। तो 1 और 2 जो स्टेटमेंट है, ए और बी स्टेटमेंट, यही हमारे पास सही है। तो अगर ऑप्शंस को देखें, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द एंजाइम्स, कह रहा है कि ये जो हमारे पास है इनमें से करेक्ट कौन सी है सारी एंजाइम्स के लिए स्टेटमेंट, तो वो हमारे पास कौन सी है, वो है 1 और 2, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंजाइम, इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है। पहले कह रहा है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज एंजाइम है, हाइड्रोलेस ये भी एंजाइम है। उसके बाद हमें कह रहा है आइसोमरेज, ये भी एंजाइम है, और फिर कह रहा है एंजाइमेट, तो एंजाइमेट कोई एंजाइम नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट होगा, डी। उसके बाद हमें कह रहा है व्हेन अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ज्वाइंस विद द एंजाइम इट फॉर्म्स, जब कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के साथ ज्वाइन होता है, सही है, तो क्या बनाता है, तो हम कहते हैं उसको होलो एंजाइम ही कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सही है। मतलब कि हमारे पास जब प्रोटीन पार्ट वाला है एंजाइम का, उसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप या नॉन प्रोटीन पार्ट ज्वाइन होगा तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम बनेगा। उसके बाद कह रहा है लोकेशन ऑफ एंजाइम वेयर अ सबस्ट्रेट बाइंड, जब कोई लोकेशन एंजाइम की जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। उसके बाद हमें कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू, कि एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, काज केमिकल रिएक्शन दैट वुड अदरवाइज नॉट टेक प्लेस, कि वो रिएक्शन काज करना जो वैसे हो ही नहीं सकते, तो ये हमारे पास रिएक्शन जो होते हैं उनको कैटलाइज करता है, जो रिएक्शन हो ही नहीं सकते उनको तो ये काज नहीं कर सकता ना, इसका काम सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाना होता है, तो ये गलत है। फिर कह रहा है चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है, ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज करता है, सही है। तो उसके बाद कह रहा है चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन तो कभी नहीं चेंज करता क्योंकि इसका काम ही नहीं है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है, सही है। फिर कह रहा है रेज द एक्टिवेशन एनर्जी, रेज नहीं करता, कम करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमें कह रहा है द डायग्राम शोज द मेटाबॉलिक पाथवे, ये जो डायग्राम है इसमें मेटाबॉलिक पाथवे शो है। तो देखिए हमारे पास के अंदर क्या कह रहा है कि हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है, एंजाइम 1 है, उसको सब्सटेंस एक्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब सब्सटेंस एक्स है जो उसको एंजाइम 2 सब्सटेंस वाई के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, सब्सटेंस वाई को एंजाइम 3 हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर, एंड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, सही है। तो हमें क्या बताना है कि हम अगर स्मॉल अमाउंट एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एंजाइम नंबर 2 पे अप्लाई करें तो क्या होगा। कह रहा है कि हमारे पास ये जो एंजाइम 2 है जो कि हमारे पास सब्सटेंस एक्स को सब्सटेंस वाई के अंदर कन्वर्ट करवा रहा है, तो उस एंजाइम 2 में अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का थोड़ा सा अमाउंट ऐड कर दें तो क्या होगा। अब देखिए हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का अगर हम थोड़ा सा अमाउंट ऐड करेंगे तो इसका कोई ऐसे रिएक्शन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, कुल निग्लिजिबल इफेक्ट ही होगा, सही है। ऑप्शंस को अगर देखें तो एंजाइम 2 वुड बी पार्शली डीनेचर, तो इस इनहिबिशन की वजह से डीनेचुरेशन तो नहीं होगी उसकी,
वो खाली इनहिबिशन ही होगी। फिर कह रहा है सब्सटेंस एक्स वुड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, हाँ सब्सटेंस एक्स कंसंट्रेशन में बढ़ सकता है अगर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो इनहिबिटर, पर वो नहीं है तो ये भी नहीं बढ़ेगा हमारे पास। सब्सटेंस बाय वुड नो लॉन्गर विल बी फॉर्म्ड, कह रहा है कि हमारे पास सब्सटेंस बाय नहीं बनेगा अब और ज़्यादा, नहीं सब्सटेंस बाय बनता रहेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा इनहिबिशन नहीं है, बिल्कुल फुल इनहिबिशन हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो इनहिबिटर का तो हमारे पास ये हो सकता है, तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है इनिशियल रिएक्टेंट वुड नो लॉन्गर बी मेटाबोलाइज, अब देखिए इनिशियल रिएक्टेंट जो है सही उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम 1 रिस्पॉन्सिबल है, वो तो सही पढ़ा है ना, तो वो तो मेटाबोलाइज होगा, तो ये भी गलत है। उसके बाद डी में जो हमारे पास ई में कह रहा है द इफेक्ट वुड बी निग्लिजिबल, ये सही है, इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा, निग्लिजिबल इफेक्ट ही होगा, तो ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। उसके बाद कह रहा है होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ, जो होलो एंजाइम होता है उसके अंदर कौन से पार्ट होते हैं। देखिए होलो एंजाइम जो होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है, इसके अंदर प्रोटीन पार्ट होता है, उसको एपो एंजाइम कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो ये हमारे पास होगा करेक्ट ऑप्शन ए, एपो एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसके बाद हमें कह रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस इन लिवर, इट्स ब्रोकन डाउन टू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द एंजाइम, कह रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड वैसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो ये लिवर में कौन सा एंजाइम इसको हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, तो वो होता है कैटालेज एंजाइम, जो कि इस टॉक्सिक सब्सटेंस को बिल्कुल डिटॉक्सीफाई करने के लिए इसको ब्रोकन डाउन कर देता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी कैटालेज। उसके बाद कह रहा है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स या ई एंजाइम्स, तो ई ऑप्शन एंजाइम्स करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम काइनेटिक्स इज फॉल्स, कह रहा है इनमें से एंजाइम काइनेटिक्स से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए एंजाइम्स के रिगार्डिंग ये सभी स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर कह रहा है इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट कॉन्स्टेंट एंजाइम कंसंट्रेशन लीड्स टू प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन बी है उसके अंदर कह रहा है मोस्ट एंजाइम्स ऑपरेटिंग इन द ह्यूमन बॉडी वर्क्स बेस्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 37, कह रहा है कि 37 के टेम्परेचर पे ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है हमारे पास। फिर कह रहा है एन एंजाइम इज जनरली इनएक्टिवेटेड रैपिडली बाय एक्सपोजर टू द यूवी रेज, तो हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उनसे एक्सपोजर पे एंजाइम डीएक्टिवेटेड हो जाता है, सही है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद कह रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स बाय ब्लॉकिंग द सबस्ट्रेट फ्रॉम एंटरिंग द एक्टिव साइट, ये भी सही है हमारे पास। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं सही है, वो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसको ब्लॉक करके जो सबस्ट्रेट है उसको बाइंड नहीं होने देते एक्टिव साइट से, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। तो हमारे पास जो इनकरेक्ट कौन सा होगा, देखें हमारे पास ऑप्शन ए को अगर हम पढ़ें तो ऑप्शन ए के अंदर हमें क्या कह रहा है, ऑप्शन ए के अंदर हमें कह रहा है कि an increase in the substrate concentration at constant enzyme concentration leads to proportional increase in the rate of reaction, कह रहा है कि हमारे पास अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें प्रोपोर्शनल इंक्रीज आती जाएगी, तो क्या ये करेक्ट है? ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे पास हम जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे एट कांस्टेंट एंजाइम कंसंट्रेशन, तो पहले हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सही है, पर वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे? देखें हमारे पास जो एंजाइम है उसकी कंसंट्रेशन क्योंकि कांस्टेंट है, एंजाइम की हमारे पास जो अवेलेबल अमाउंट है वो बिल्कुल सेम है, तो जैसे ही हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो जब तक एंजाइम अवेलेबल है, सही है, तब तक तो हमारे पास सबस्ट्रेट को बढ़ाने से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, पर जैसे ही हमारे पास अवेलेबल एंजाइम सेचुरेट हो जाएगा, कंप्लीटली सेचुरेट हो जाएगा विद द सबस्ट्रेट, तो उसके बाद फिर हम सबस्ट्रेट जितना भी बढ़ाएंगे हमारे पास एंजाइम अवेलेबल ही नहीं होगा, एंजाइम की कांस्टेंट कंसंट्रेशन थी वो तो ऑलरेडी सेचुरेट हो चुका है, उसके बाद भले सबस्ट्रेट बढ़ाते जाए तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं बढ़ेगा ना, वो कांस्टेंट हो जाएगा, सही है। हालांकि सबस्ट्रेट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे हम तो इनहिबिटरी इफेक्ट होगा उसका एंजाइम पे, पर रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं बढ़ेगा, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक हमारे पास रेट बढ़ता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। उसका मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से हमारे पास प्रोपोर्शनल इंक्रीज नहीं आती, एक टाइम तक आती है बट प्रोपोर्शनल इंक्रीज नहीं आती, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग द एंजाइम काइनेटिक्स। उसके बाद कह रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर जो कोएंजाइम ए है हमारे पास एक कोएंजाइम है, ये एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ये कौन से विटामिन से ड्राइव होता है, तो ये हमारे पास एक्चुअली विटामिन बी जो होता है उससे ड्राइव होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमें 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डैश इज मोस्टली ए नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कह रहा है कि प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके लिए कौन सा नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड रिक्वायर होता है, तो ऑप्शन के अंदर कह रहा है एक्टिव साइट, ये तो एंजाइम की क्या होती है, वो साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है। फिर कह रहा है सबस्ट्रेट, ये भी गलत है, सही है। उसके बाद कोफैक्टर कह रहा है, और उसके बाद कह रहा है हमारे पास
एंजाइम, सही है। तो हमारे पास जो प्रोटीन है एंजाइम, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जो हमारे पास करेक्ट होगा वो होगा हमारे पास कोफैक्टर, सही है। मतलब वो नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड जो कि उस प्रोटीन की, उस एंजाइम की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर एक्चुअली इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, कोफैक्टर। उसके बाद हमें कह रहा है कि द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, व्हाट आर द कैटलिस्ट एंड द प्रोडक्ट। कह रहा है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन होता है ये ह्यूमन की जो जीआईटी होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होती है, उसके अंदर होता है। तो इसका कैटलिस्ट और प्रोडक्ट कौन सा होता है। देखिए स्टार्च है, ये रिएक्शन है, स्टार्च है, तो स्टार्च को कोई कैटलिस्ट कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो बताएं कैटलिस्ट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। एसिड हो और प्रोडक्ट ग्लूकोज, हमारे पास एसिड नहीं होता कोई कैटलिस्ट जो कि हमारे पास इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करे, ये गलत है। उसके बाद कह रहा है अल्कली जो कि एनर्जी में इसको कन्वर्ट करेगा, ये भी गलत है। उसके बाद कह रहा है कैटलिस्ट अमाइलेज जो कि इसको माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, ये बिल्कुल सही है। कैटलिस्ट अमाइलेज अगर हमारे पास एक्ट करेगा स्टार्च पे तो वो उसको माल्टोज के अंदर ही कन्वर्ट करता है, सही है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है दे आर इनहिबिटर्स ऑफ द की एंजाइम्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, इनमें से कौन से हमारे पास नर्वस सिस्टम के जो की एंजाइम्स होते हैं उनके इनहिबिटर्स होते हैं। तो वो होते हैं हमारे पास पेस्टिसाइड्स होती हैं, डीडीटी और पैराथियोन, ये होती हैं। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है एंजाइम्स आर जनरली एक्टिवेटेड बाय द एक्सपोजर टू यूवी रेस एंड अल्फा बीटा एंड गामा रेस बिकॉज इट अल्टर्स द, कह रहा है कि एंजाइम की कौन सी चीज़ चेंज होती है जिसकी वजह से हमारे पास ये जो रेडिएशन है इनसे एक्सपोजर की वजह से एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है। तो हमारे पास एक्चुअली एंजाइम की जो शेप है वो चेंज होती है, सही है, इन रेडिएशन से एक्सपोजर की वजह से। इसी वजह से एंजाइम हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, सही, बिकॉज पूरी एक्टिविटी शेप पे ही डिपेंड करती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर कह रहा है कोएंजाइम कॉन्स्टिट्यूट अबाउट सर्टेन % ऑफ द पोर्शन ऑफ एंटायर एंजाइम, कितना % हमारे पास कोएंजाइम बनाता है किसी एंजाइम का। तो किसी भी कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिसके अंदर हमारे पास कोएंजाइम मौजूद होगा उसका वो 1% ही बनाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद कह रहा है ईच एंजाइम हैज़ ए डिम्पल आर ग्रूव एट स्पेसिफिक साइट कॉल्ड, कह रहा है कि हर एंजाइम में एक ग्रूव होता है, सही, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं एक्टिव साइट, ऑप्शन बी, जिसके अंदर सबस्ट्रेट फिट होता है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे ही हमारे पास कोई सबस्ट्रेट कंबाइन होता है विद द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम देन इट इंड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंज, कह रहा है कि जैसे ही सबस्ट्रेट हमारे पास कंबाइन होता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से तो वो एंजाइम के जो शेप है उसके अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज लाता है, सही है, ताकि हमारे पास एंजाइम क्या परफॉर्म कर पाए, सही है, अपनी कौन सी चीज़ परफॉर्म कर पाए। देखिए हमारे पास जो एंजाइम है इसका काम ही क्या होता है, कैटेलाइसिस काम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन के, वो अपना कैटेलाइटिक फंक्शन है वो परफॉर्म कर पाए, सही है। तो इसके लिए वो क्या करता है हमारे पास, जैसे ही बाइंड होता है एक्टिव साइट से तो एंजाइम के अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज, उसकी जो शेप है उसके अंदर एक चेंज इंड्यूस करता है सबस्ट्रेट, ताकि एंजाइम अपनी जो कैटेलाइटिक एक्टिविटी है वो आराम से परफॉर्म कर पाए। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे पास तमाम क्वेश्चन से पास पेपर्स के। थैंक यू वेरी मच।